हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, तो आज बात करेंगे डी डी टू वीज़ा की। आज हम बात करेंगे D2 वीज़ा के लिए कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। डी टाइप जो D2 वीज़ा है वो किसके लिए, कौन उन लोग जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वीज़ा लगने की, इसमें क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ी सी वीडियो शायद थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्विकली आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। D2 वीज़ा, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि पोर्चुगल के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। आप लोगों ने खुद भी रिसर्च किया होगा और आप लोगों को इस बारे में पता होगा कि जो पोर्चुगल के अंदर पहले जैसे जो नॉर्मल लोग थे जो आते थे, लीगल इलीगल, तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन मौजूद था आर्टिकल 88 89 का कि आप लीगल आएँ इलीगल आएँ और आप आके यहाँ पर लीगल हो सकते हैं। लेकिन वो जो है वो लास्ट ईयर जो है वो बंद कर दिया गया और अब किसी किस्म का ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी प्रोफाइल्स जो कि क्लीन हैं और जो कि पोर्चुगल के अंदर आकर एक्चुअल में अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो यूरोप को, पोर्चुगल को, या ये कह लें कि यूरोप को अपना जो है वो एक सेकंड होम बनाएं, यहाँ का पासपोर्ट हासिल कर सकें, यहाँ पर अपना फ्यूचर प्लान करें। तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ पोर्चुगल के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी टाइप डी कैटेगरीज़ के अंदर। मेनली यहाँ पर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पर मेनली D1 D2 D7 D8 ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनके ऊपर इस वक्त लोग आ रहे हैं। प्लस आर्टिकल 92 पे भी लोग आ रहे हैं, जो कि स्टूडेंट बेस होता है कि आप आ जाते हैं और यहाँ पर आके किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं पर एडमिशन ले लेते हैं और आप यहाँ पे उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं D2 के अंदर। तो D2 बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीज़ा है जिसके अंदर आपको एक समराइज करके मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि D2 के अंदर आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए पोर्चुगल गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना अमाउंट मौजूद है, जो कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार यूरो, 20 से 25 हज़ार यूरो, 30 हज़ार यूरो के करीब आपके पास होने चाहिए हैं। वो आप दिखाते हैं कि मेरे पास इतना अमाउंट मौजूद है और ये अमाउंट मैं पोर्चुगल के अंदर आकर फला फला बिजनेस के अंदर मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, जिससे पोर्चुगल गवर्नमेंट को, उसकी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली जाहिर है आपको ख़ुद को भी फ़ायदा होगा। तो इसका एक पूरा एक प्रोसेस है, इसका एक प्रपोजल बनाया जाता है, एक बिजनेस प्लान बनाया जाता है पूरे 5 साल का कि भाई आपने क्या करना है, किस तरीके से आकर, एक आपका आइडिया थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, उस आइडिया पे वर्किंग होती है और वो एक प्लान पूरा तैयार करके और वो फिर गवर्नमेंट को प्रपोज किया जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपके जितने भी आपके यहाँ के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार होते हैं, फिर वो आपका प्रपोजल तैयार होता है और उसके साथ फिर वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद आपको उसके अप्रूवल के बाद आपको D2 वीज़ा दे दिया जाता है। तो वेरी क्विकली इसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और कितना इसके अंदर टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपने जब अप्लाई करना है, पहले तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपके पास इतना सफिशिएंट फंड है कि आप D2 कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। पहले अपने आप को आपने एवेल्यूएट कर लेना है। मिनिमम आपके पास एटलीस्ट कोई 20 से 25 हज़ार यूरो के करीब आपके पास मिनिमम इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए है, जो आपने अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर रख के दिखाना है कि मेरे पास इतना अमाउंट मौजूद है जो मैं वहाँ पर आके इन्वेस्ट करूँगा। प्लस आपके पास वो अमाउंट होना चाहिए जो आपने इस पूरे प्रोसेस में लगाना है, ठीक है, जिसके अंदर लॉयर की फ़ीस होंगी, गवर्नमेंट चार्जेस होंगे, कंसल्टेंसी फीसेस होंगी। तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर तकरीबन कोई कमोबेश आपके पास कोई मिसाल के तौर पे कोई 35 से 40 हज़ार यूरो एटलीस्ट आपकी जेब में होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं D2 वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जब भी आप खड़े हो जाएंगे D2 के अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले आपने
यहाँ पर जब भी आप डॉक्यूमेंट देंगे तो सबसे पहले आपका निफ अप्लाई होता है। निफ कहते हैं जो आपका फाइनेंस नंबर होता है, यहाँ पर सबसे सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है वो आपका निफ होगा, जिसके थ्रू आपके तमाम इसके बाद होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं वो इसी निफ नंबर के ऊपर फर्दर फॉलो किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी कंपनी फॉर्मेशन है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका कोई भी दूसरा काम है, वो आपके निफ के ऊपर, आपके फाइनेंस नंबर के ऊपर उस प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले आपका निफ अप्लाई होगा। निफ अप्लाई करने के लिए आपने जो है वो अपना पासपोर्ट देना है। अगर मिसाल के तौर पे इंडियन लोग हैं तो उन्होंने जो है वो सिर्फ अपना पासपोर्ट देना है। पाकिस्तानी लोग हैं तो उन्होंने अपना पासपोर्ट और CNIC साथ में देना है, क्योंकि उसमें मदर नेम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से ये डॉक्यूमेंट आपने देने हैं। इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आपका निफ अप्लाई होगा। जब आपका निफ आपका बन के आ जाता है, निफ अप्लाई करने के बाद सेकेंड डॉक्यूमेंट आपका होता है निस, सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो हमें अप्लाई करना होगा। सोशल सिक्योरिटी के अंदर सोशल सिक्योरिटी पे भी यही डॉक्यूमेंट आपके चलते हैं। आपका जो पासपोर्ट वगैरह है, इसके ऊपर आपका सोशल सिक्योरिटी बनेगा। सोशल सिक्योरिटी जब आपका बन के आ जाता है, उसके बाद आपका जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आपका है हाउस कॉन्ट्रैक्ट। हाउस कॉन्ट्रैक्ट आपने लेना होगा, जो कि तकरीबन कोई 6 महीने से 1 साल का दिखाना होता है कि आपके पास अगले साल भर के अंदर आप कहाँ रहने जा रहे हैं, किस जगह पे आपको आपकी रिहाइश होगी, उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होता है, उसकी आपको डिक्लेरेशन दिखानी होती है। तो उसका एक पूरा एक जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जो आपकी है ना, वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद आपका जो आपका पांचवा जो आपका पॉइंट है वो है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका जब ये हमारे ये 3-4 डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपका फिर बैंक अकाउंट प्रोसेस होता है। बैंक अकाउंट प्रोसेस से पहले आपकी कंपनी फॉर्मेशन होगी। कंपनी फॉर्मेशन इन बेसिस पर होगी आपके फाइनेंस नंबर के ऊपर, आपके जो है वो उसके बाद आपकी कंपनी फॉर्मेट करी जाएगी। जो भी आपका एक बिजनेस प्रपोजल है, जो भी आप काम गवर्नमेंट को प्रपोज करने जा रहे हैं कि मैं इस चीज़ पे काम करूँगा, कोई थोड़ा सा यूनिक आइडिया होना चाहिए। इस टाइप का ना हो कि आप यहाँ पर आके कोई ग्रॉसरी खोलेंगे या कोई मोबाइल शॉप खोलेंगे, तो वो एक यूनिक आइडिया नहीं होता। आपका आइडिया जो है वो बहुत यूनिक होना चाहिए थोड़ा सा। तो उसके ऊपर ही फिर वर्किंग करी जाती है। तो उसके बिहाफ पर फिर आपकी कैटेगरीज और ये सारी चीज़ें रखते हुए फिर आपका कंपनी फॉर्मेट करी जाती है। तो जब आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी, कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद आपका बैंक अकाउंट अप्लाई होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट जो है वो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट होगा आपका। अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी कंपनी का होना लाजमी है। आपका जब बैंक अकाउंट खुल जाएगा, अच्छा इसके अंदर 2 चीज़ें याद रखिएगा। बैंक अकाउंट आपके, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल में तो आपने अपना वही कैपिटल दिखाना है, 20 से 25 हज़ार यूरो का आपने कैपिटल दिखा दिया और आपका एक कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खुल जाता है। लेट्स सपोज अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस सूरत में आपने अपना एक बैंक अकाउंट खोलना है जो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट होगा, प्लस साथ में एक आपका इंडिविजुअल अकाउंट खुलेगा जिसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट इसलिए खोला जाएगा क्योंकि आप अपनी फैमिली अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने 2 अमाउंट उसके अंदर दिखानी होगी। पहला अमाउंट जो आपके कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर जाएगा, जो कि मिसाल के तौर पे अगर 20-25 हज़ार यूरो है, वो आपने कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर रख दिया। उसके बाद जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर भी आपको जो है वो पैसा रख के दिखाना होगा, जो कि तकरीबन कोई 5,000 के आगे पीछे 5,000 यूरो के आगे तकरीबन आगे पीछे पैसा उसके अंदर भी रख के दिखाना होगा। डिपेंड करता है आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। तो ये इसलिए होता है कि ये जो कॉर्पोरेट अकाउंट है ये बताएगा कि जी इस अकाउंट से मैं अपना बिजनेस करूंगा, और जो पर्सनल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट आपका दिखाता है कि जी इसके थ्रू, इस पैसे के थ्रू मैं अपनी फैमिली को इनिशियल सपोर्ट दूंगा, ठीक है ना, इसके बिहाफ पे मैं काम करूंगा। तो ये 2 आपके बैंक अकाउंट खुल जाते हैं। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका जो 6ठे नंबर पे काम आता है वो आता है VFS की अपॉइंटमेंट, जो कि सबसे एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। मुश्किल काम नहीं है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि उसके अंदर आपको कंटिन्यूसली थोड़ा सा सर्च करते रहना पड़ता, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है कि किस टाइम पे अपॉइंटमेंट ओपन हो रही है, किस टाइम पे अपॉइंटमेंट मिलेंगी। तो उसके ऊपर फिर वर्किंग होती है, और जैसे ही वो अपॉइंटमेंट मिलती है, ये तमाम फाइल, जो तमाम डॉक्यूमेंट तैयार करे गए हैं,
इस तमाम डॉक्यूमेंट को वीएफएस के थ्रू पोर्चुगल एम्बेसी के अंदर भेजा जाता है, जिस भी कंट्री के अंदर आप मौजूद हैं वहाँ पर जो है वो आप ये जमा करा देंगे। जमा कराने के बाद तकरीबन कोई एक मोरलेस कोई 90 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है, और उसके अंदर अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाता है अप्रूवल का या रिजेक्शन का। D2 एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर रिजेक्शन जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि ज़ाहिर है आप गवर्नमेंट के पास एक कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का एक इंटरेस्ट होता है कि हाँ जी ठीक है, आप एक इकॉनमी को हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, तो वो रिजेक्शन होती नहीं है अनटिल अनलेस कि आपने कोई अपना प्रपोज़ल कोई बहुत अच्छा नहीं दिया है। आपका कोई मिसाल के तौर पे कोई पीछे जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स उसमें लगे हैं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड और आप जो पीसीसी होता है, या आपका फैमिली डॉक्यूमेंट, या किसी भी किस्म का कोई भी ऐसी चीज़ जिस डॉक्यूमेंट में अगर कोई ऐसा लैक हुआ हो, या आपके इन्वेस्टमेंट आपने कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई है, इन्वेस्टमेंट आपने थोड़ी कम करके दिखाई है, तो उस सूरत में कुछ चांसेस होते हैं कि जहां पर वो आपको ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अदरवाइज D2 के अंदर रिजेक्शन होती नहीं है नॉर्मली। तो बहरहाल इसकी अप्रूवल आनी है। अप्रूवल आने के बाद जब आपको ये वीज़ा आ जाता है तो आपको तकरीबन ये 120 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि 120 डेज़ का आपका ये वीज़ा है, और 120 डेज़ के अंदर आपने वहाँ पर जाके अपने फर्दर डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना है। जो इसके बाद जो हमारा 8वां स्टेप होता है वो होता है आईमा से अपॉइंटमेंट लेना। इन अर्ली डेज़ ऐसा होता था कि D2 कैटेगरीज़ या D कैटेगरीज़ के जो वीज़ाज़ होते थे, उनमें आपको जब आपका वीज़ा लगा उसी टाइम पर आपको जो है वो अपॉइंटमेंट दे दी जाती थी। आपके पासपोर्ट पे जो है ना वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की आपको डेट मिलती थी कि आपको वापस जाके जब आप पोर्चुगल चले जाएंगे तो वहाँ पर जाके आपने आईमा में जाना है और अपने बायोमेट्रिक देने हैं, और बायोमेट्रिक देने के बाद फिर आपको आपका TRC मिल जाएगा, जो यहाँ का रेजिडेंस कार्ड होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा होता है कि जब आपको वो वीज़ा लगा कर दे देते हैं, वीज़ा लगा के देने के बाद आईमा के अंदर बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट अप्लाई करी जाती है, और वो अपॉइंटमेंट जबकि भी आपको मिलती है उसी टाइम पर आप सजेशन यही है कि आप उस टाइम पे ट्रैवल करें, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपका कल वीज़ा लगा और आप कल आ गए, और आने के बाद अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट आईमा से ले रहे हैं और फिर वो अपॉइंटमेंट आपको मज़ीद कुछ महीनों के बाद की मिल रही है, तो उतने टाइम तक आपने रहना है, खाना है, पीना है, तो उन चीज़ों के अंदर ज़ाहिर है फिर एक आपका ख़र्चा भी हो रहा होगा। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए सजेशन यही है कि आप जब आपका वीज़ा लग के आ जाए फिर आईमा की अपॉइंटमेंट अप्लाई करी जाए, और जैसे ही आईमा की अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आप वहाँ से ट्रैवल करके पोर्चुगल आ जाएं, और आकर जो अपने फर्दर जो अपने प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करें। उसके बाद जनाब अली, जब आपकी आईमा की अपॉइंटमेंट आ गई, आईमा की अपॉइंटमेंट पे आप चले गए, आपने बायोमेट्रिक दे दी, अपने सारी चीज़ें आपकी सेटल हो गई, देन आपको वेट करना है अपने TRC कार्ड के लिए। TRC कार्ड जैसे ही आपका डिलीवर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, D कैटेगरीज़ के अंदर बहुत जल्दी आप लोगों को जो है वो TRC रिसीव हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे कुछ आर्टिकल्स हैं या जो दूसरे केसेस हैं उसके अंदर, क्योंकि बहरहाल D कैटेगरीज़ को थोड़ा सा प्रायोरिटी के ऊपर ये लोग रखते हैं और उन प्रोसेस को चलाते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद जब आपका कार्ड आ गया, कार्ड आने के बाद अब आपने जो प्रपोज़ल सबमिट किया था, अब आपने उस प्रपोज़ल पे काम करना शुरू करना है। एक बात याद रखिए, पहले ऐसा होता था कि आपने जो भी प्रपोज़ल दिया वो प्रपोज़ल आपने यहाँ पर आने के बाद बस ठीक है वो उसको फॉलो नहीं किया, आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और किसी और बिज़नेस में किसी और जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट कर ली। अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इन लोगों ने थोड़ी सी सख्तियाँ बढ़ाई हैं। अभी कुछ चीज़ों में ये चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपका पहला कार्ड तो आपको मिल गया जो कि आपका 2 साल वाला कार्ड होता है। 2 साल वाले कार्ड के बाद जब आप अपने सेकंड कार्ड पर जा रहे होते हैं, जो कि आपका मज़ीद 3 साल वाला कार्ड होता है, जब आप उस कार्ड के ऊपर जा रहे होते हैं उस टाइम के ऊपर आपसे हर एक चीज़ का चेक एंड बैलेंस लिया जाता है। आपका बिज़नेस आपने कैसे रन किया, क्या किया, आप क्या करते रहे, हर एक चीज़ का आपको प्रूफ देने होते हैं। ठीक है, आपने कितने टैक्सेस भरे, ये सारी चीज़ों को। तो इसलिए आपने जो भी प्रपोज़ल सबमिट किया है
आपको उस प्रपोज़ल के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, या एटलीस्ट उस बिज़नेस के ऊपर रहना पड़ेगा कि हाँ जी, मैंने ये जमा किया था और मैं इसी टाइप का बिज़नेस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी एग्जैक्टली वो नहीं करी जो भी करी, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है, आपको बिज़नेस अपना वही रखना पड़ेगा और उसी को लेकर आपने जो है वो अपने रिन्यूअल के टाइम पर वहाँ जाना होगा। उन डॉक्यूमेंट्स को, उन प्रूफ्स को जो कि आप कंटिन्यू करेंगे आगे चल के अपने अकाउंटेंट्स के थ्रू, जो भी आपकी बैलेंस शीट होंगी, जो भी सारे आपके चीज़ें होंगी, उन तमाम चीज़ों को लेकर फिर आपने अपनी सेकंड बायोमेट्रिक पे जाना होगा। तो ये D2 कैटेगरी का एक मैंने कोशिश करी है जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता दूं, ऑल्दो कुछ 15 मिनट से ऊपर की वीडियो बन चुकी है, लेकिन ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी। तो जो लोग भी प्लान कर रहे हैं पोर्चुगल को, यूरोप को अपना सेकंड होम बनाने के लिए, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, और जिनके पास इतने सफिशिएंट फंड हैं, वो D2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर अपना पोर्चुगल का रेजिडेंस कार्ड लेकर आगे फिर कुछ सालों के अंदर आप यहाँ का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। फर्दर जो मज़ीद जो D कैटेगरीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा। जो लोग भी किसी भी कैटेगरी के अंदर D1, D2, D7, D8 जिस भी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपकी पूरी सपोर्ट करने के लिए हाजिर रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मंसूर खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।